ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे शो कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पे कोई मेटल होगा, यहाँ पे कोई लिगेंड होगा और यहाँ पे कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो हम नंबर ऑफ लाइन्स जो हमारा मेथड था 2ni+1 इसी से कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे अगर मेटल का कुछ स्पिन है तो उससे भी नंबर ऑफ लाइन्स निकालेंगे। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन था ml4 स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें हमने क्या किया फिर जो है कि अगर मेटल का स्पिन 3/2 है और लिगेंड का स्पिन 1/2 है तब के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हम मेटल से कैलकुलेट करेंगे स्प्लिटिंग कितने लाइन्स की होगी। तो मेटल क्योंकि 1 है तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रख दी है। ये फॉर्मूला हमारा वही है 2ni+1। ठीक है, तो 2 की मतलब 2 रखा मैंने, n की जगह पे 1 रख दिया। आई मेटल का हमें 3/2 दिया था, 3/2 रख दिया मैंने, फिर +1। तो इससे हम इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा। फिर इन 2 में अगर मैं लिगेंड के स्प्लिटिंग देखूंगा तो 1/2 स्पिन रख के और लिगेंड 4 रख के ये हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स 5 आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमें 20 मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर इसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रैगो रूल होता है। ड्रैगो रूल में आपको बस एक लाइन ध्यान रखनी है कि अगर हाइड्रोजन, जैसे इस कंपाउंड में आप लोग देख पा रहे हैं हाइड्रोजन किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, और हमें पता है कि नाइट्रोजन भी ESR एक्टिव है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ है जो कि खुद भी क्या है, ESR एक्टिव है, तो उस केस में हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H इज अटैच टू मैग्नेटिक न्यूक्लियाई देन डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग, बट इफ H इज अटैच टू नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई देन इट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन दो से समझ सकते हैं। यहाँ पे H नाइट्रोजन के साथ लगा तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या एक्टिव है ऑलरेडी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लगा है तो ऑक्सीजन एक्टिव नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ टोटल लाइन्स निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप लोग जो है। फिर इसके बाद जो है जेटीडी का इफेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है जेटीडी की वजह से ये बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो जाते हैं और ये अगर बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो जाएंगे तो यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ के हाइड्रोजन में डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी वजह से स्प्लिटिंग अलग अलग हो जाएगी। फिर इसमें क्रैमर डीजेनरेसी आता है। क्रैमर डीजेनरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैमर डीजेनरेसी की हम बात करते हैं तो क्रैमर डीजेनरेसी कहता है कि अगर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक सिग्नल आता है, उसकी स्प्लिटिंग होगी जितने सराउंडिंग में हाइड्रोजन है या फिर जितने भी SR एक्टिव एटम्स हैं उनकी वजह से। लेकिन क्रैमर्स रूल कहता है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादातर देखने को मिलता ही है, तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन के लेवल्स की बिफोर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया है उससे पहले उनकी स्प्लिटिंग हो जा रही है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना अभी जीरो है, अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, उससे पहले ही उनकी स्प्लिटिंग हो गई है। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे सपोज करो हमने कोई एलिमेंट लिया जिसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी टोटल स्पिन अगर हम निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, तो दोनों की स्पिन को हाफ और हाफ ऐड करके 1 हो जाएगा। तो इससे जो लेवल्स बनेंगे अलग अलग वो कितने बन सकते हैं, तो -S से +S तक हम जो है लेवल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, यानी -1 से +1 तक हम लेवल्स बना सकते हैं। तो -1, 0 और +1 ये तीन हमारे पास लेवल्स आ जाएंगे। कैसे टूटेगा ये, तो हमने कहा पहले तो इस तरीके का रहा होगा 3 लेवल्स डीजेनरेट, और बाद में जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो है अभी भी, लेकिन वो स्प्लिट होगा तीनों इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्सन की वजह से, और उससे क्या मिल गया हमें, 3 अलग अलग लेवल्स मिल गए। तो जीरो वाला लेवल हमेशा वहीं पे बना रहता है, जो प्लस माइनस है वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है अगर आप देखें +1 -1 एक पेयर बना रहे हैं, इसी को हम क्रैमर्स पेयर कहते हैं। ठीक है, या फिर डबलेट कहते हैं। तो एक क्रैमर पेयर मिल गया हमें। अगर इस तरीके से अगर सपोज करो मैं Cr3+ को लेता हूँ तो ये D3 होता है और D3 में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो है S की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और वैल्यूज जो है हमारी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, ये 4 वैल्यूज आएंगी। तो इनके लिए अगर हम स्प्लिटिंग दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये -1/2 से स्प्लिटिंग कम होगी तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं गए, जबकि 3/2 वाले से ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो ज़्यादा ऊपर चले गए। तो एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, यानी हमें 2 क्रैमर्स डबलेट देखने को मिलते हैं अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपको निकालना आना चाहिए। कॉर्नेल रिलेशनशिप में बस कुछ नहीं है, आपको जो है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कॉर्नेल रिलेशनशिप में कि A = QP, जहाँ पे जो A हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को दिखा रहा है, Q कांस्टेंट है और P जो है अनपेयर्ड पाई स्पिन डेंसिटी को बताता है। ठीक है, फिर डबल रेजोनेंस इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम क्या करते हैं, हम कई बार सिग्नल्स जो आते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, तो सिग्नल्स को क्लियर बनाने के लिए जो है हम डबल रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। डबल रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, दो मेथड है, एक है एंडोर एक है एल्डोर। एंडोर यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूक्लियर। ठीक है, और डबल रेजोनेंस। एल्डोर यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डबल रेजोनेंस। तो एक बार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर का हो रहा है और एक बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो नाम से ही पता है इलेक्ट्रॉन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसका माइक्रोवेव का,
और न्यूक्लियर के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेडियो वेव का। तो हम इसमें दो सोर्सेस लेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए माइक्रोवेव और न्यूक्लियस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं और फिर जो है हम इनमें से किसी एक को चेंज करके और जो सिग्नल ऑब्टेंड होता है वो बहुत ईजिली हम रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है। इसी तरीके से एल डोर में दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम मास मतलब ये जो है एम डब्ल्यू यूज़ करेंगे माइक्रोवेव रेडिएशन। और दोनों जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, बोथ रेडिएशन जो सोर्स होंगे वो कैसे होंगे, एम डब्ल्यू ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो इससे भी जो है जो हाइट होगी वो उन दोनों की जो हमने एम डब्ल्यू रेडिएशन यूज किया इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर जो है सिग्नल की हाइट जाती है इसमें, और इसे भी इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका ई एस आर ई पी आर इलेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाता है। थैंक यू।